हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। इस वीडियो में हम सीआरपीसी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगे। जो हम इसमें देखेंगे, जो छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। प्लस ये आंसर राइटिंग के लिए है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए जो हम डिस्कस करने वाले हैं तो कैसे उसका आप आंसर लिख सकते हो और कौन कौन से उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन या रेलिवेंट प्रोविजन है। ठीक है, तो देखें 2 क्वेश्चन कौन से हैं। पहला है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड। मतलब अगर एक्यूज्ड उस ट्रायल में है ही नहीं, एब्सेंट है, तो उस केस में क्या प्रोसीजर है उसके अगेंस्ट या उसका जो एविडेंस है रिकॉर्ड करने के लिए। सेकंड, जो कि रिलेटेड ही है, वेदर द एविडेंस एड्यूस्ड इन अ ट्रायल ऑफ को एक्यूज्ड कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड फ्रॉम द सेम केस। अगर एक केस में एक से ज़्यादा एक्यूज्ड है और उसमें एक एक्यूज्ड जो है गायब है, एब्सकॉन्डिंग है, भाग गया है, पकड़ा ही नहीं गया, तो क्या जो दूसरा को एक्यूज्ड है उसने जो भी एविडेंस वहाँ पर उस ट्रायल में दिया है वो एविडेंस एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड के अगेंस्ट लिया जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ये प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं ये दोनों ही क्वेश्चंस। तो रेलिवेंट प्रोविजन जो है हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 205, 299, 317, 231, 242 एंड 315 ऑफ सीआरपीसी। और एविडेंस एक्ट में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 30 एंड 133। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए वीडियो आप यहाँ पर पॉज करके थोड़ा सोच सकते हो, दोबारा क्वेश्चन देख सकते हो कि क्या क्या इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, और ये सेक्शन तो मैंने आपको बता ही दिए कौन से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 205। सेक्शन 205 क्या बोलता है? Whenever a magistrate issues a summon, he may, if he sees reason so to do, dispense with the personal attendance of the accused and permit him to appear by his pleader. मीन्स 205 में ये बताया गया है कि अगर जिसको भी मजिस्ट्रेट ने समन इशू किए हैं, अगर उसको लगता है कि जो वो एक्यूज्ड है उसके पर्सनल अटेंडेंस को माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है, तो वो उसको मजिस्ट्रेट जो है कह सकता है आप अपने प्लीडर के थ्रू अपीयर हो सकते हैं। आपकी पर्सनल हाजिरी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने प्लीडर के थ्रू आ सकते हैं जहां पर समन इशू किए गए हैं। बट द मजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग इनटू और ट्राइंग द केस मे इन हिज डिस्क्रिप्शन एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स डायरेक्ट द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड एंड इफ नेसेसरी एनफोर्स सच अटेंडेंस इन द मैनर हेयर इन बिफोर प्रोवाइडेड। बट कह रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट जो है केस का ट्रायल कंडक्ट कर रहा है, इंक्वायर कर रहा है, अगर उसको लगता है किसी भी स्टेज पे पर्सनल अटेंडेंस एक्यूज्ड की रिक्वायर्ड है तो वो वहाँ पर उसको एनफोर्स भी कर सकता है। अब सेक्शन 205 डिस्कस करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास एक डिस्क्रिशन है कि वो एक्यूज्ड के बगैर भी ट्रायल भी कंडक्ट कर सकता है, इंक्वायर भी कंडक्ट कर सकता है, और अगर ज़रूरत है तो ही उसको एनफोर्स करेगा। मतलब बिना उसके भी उस एक्यूज्ड के अगेंस्ट एविडेंस लिया जा सकता है एज पर 205। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड, इसका मतलब है कि अगर एक्यूज्ड नहीं भी आया तो भी उसके अगेंस्ट जो है ट्रायल या इंक्वायरी हो सकती है, प्लीडर के थ्रू वो अपीयर हो सकता है और मजिस्ट्रेट अपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उसकी हाजिरी को माफ़ भी कर सकता है। इसी तरह सेक्शन 299, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज, ये डायरेक्ट बिल्कुल जो हम बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहा है। ये क्या बोलता है सबसेक्शन 1 इसका? अगर कहता है ये प्रूव हो जाए कि एक्यूज जो है वो एब्सकॉन्डेड है, मीन्स पकड़ा नहीं गया, एंड देयर इज़ नो इमीडिएट प्रोस्पेक्ट ऑफ अरेस्टिंग हिम, और लग रहा है कि अभी काफ़ी टाइम से अरेस्ट नहीं हो चुका है, नहीं हुआ है, तो अभी लग भी नहीं रहा कि वो अरेस्ट हो सकता है, तो जो कोर्ट कॉम्पिटेंट होगी उसको ट्रायल करने के लिए उस केस को या फिर कमिट करना है जो भी उसमें ऑफेंस हैं, उसकी एब्सेंस में भी जो भी विटनेसेस हैं उसको एग्जामिन कर सकती है। मीन्स जो भी विटनेसेस आए हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से या जो भी, ठीक है, उनको एग्जामिन कर सकती है, मीन्स उसका एविडेंस ले सकती है। प्रोड्यूस्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड रिकॉर्ड देयर डेपोजिशंस, तो जो भी उन्होंने कहा है गवाहों ने, प्रोसिक्यूशन ने जो गवाह पेश किए थे, उन्होंने जो भी कहा है उनको रिकॉर्ड कर लेगी। ठीक है, और जब भी वो अरेस्ट होगा वो पर्सन, उस एविडेंस को उसके अगेंस्ट एविडेंस माना जाएगा। ठीक है, और अगर वो 2 जिन्होंने भी वो विटनेसेस के तौर पे वहाँ पर अपना जो भी स्टेटमेंट्स दी हैं एज विटनेस वहाँ पर अपीयर हुए थे, अगर वो दोबारा नहीं भी आ सकते तो जो भी उन्होंने पहले दे चुके हैं वो, तो उसको उस पर्सन के अगेंस्ट जो एब्सकॉन्डेड था उसके अगेंस्ट जो विटनेस स्टेटमेंट है वो मान ली जाएगी। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर मान लीजिए ट्रायल के दौरान कोई पर्सन जो है भाग जाता है, ठीक है, आता ही नहीं है कोर्ट में, तो जो भी विटनेसेस उस केस में आना चाहते हैं प्रोसिक्यूशन के थ्रू वो आ सकते हैं, उनका एविडेंस जो है रिकॉर्ड हो जाएगा।
जब भी वो एक्यूज जो एब्सकॉन्डेड था वो भागा हुआ था, अगर कभी अरेस्ट होता है फ्यूचर में, तो जो भी उन्होंने विटनेसेस ने स्टेटमेंट दी थी वो उसके अगेंस्ट यूज़ की जा सकती है, अगर वो विटनेसेस बाद में नहीं भी आए तो भी। ठीक है, तो ये 299 है। तो साफ तौर पे बताया है कि एक्यूज्ड अगर एब्सकॉन्डेड है, उसकी एब्सेंस में भी एविडेंस उसके अगेंस्ट लिया जा सकता है। सबसेक्शन 2 जो है इसका, इफ़ इट अपीयर्स दैट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, अगर कोई बड़ा ही ऑफेंस हुआ है जहाँ पर पनिशमेंट जो है डेथ की है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, हैज़ बीन कमिटेड बाय सम पर्सन और पर्सनस अननोन, अगर अननोन लोगों ने ऐसा किया है, तो जो हाई कोर्ट है या सेशन जज है वो मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को, शेल होल्ड एन इंक्वायरी एंड एग्जामिन एनी विटनेसेस हु कैन गिव एविडेंस कंसर्निंग द ऑफेंस एंड एनी डेपोजिशन सो टेकन मे बी गिवन इन एविडेंस अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज सब्सिक्वेंटली एक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस। मतलब क्या हुआ, वही कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है तो हाई कोर्ट या सेशन जज किसी मजिस्ट्रेट को कहेंगे कि आप इस केस में विटनेसेस को एग्जामिन करो, और उसके बाद अगर कोई अरेस्ट होता है इस केस में पर्सन, तो वो जो विटनेसेस की स्टेटमेंट थी वो एक तरह से एविडेंस मानी जाएगी जब भी वो अरेस्ट होते हैं। तो 299 का प्रोविज़न साफ तौर पे है कि अगर एक्यूज नहीं भी है तो भी उसके अगेंस्ट एविडेंस लिया जा सकता है प्रोसिक्यूशन के द्वारा। ऐसे केस आप बहुत बार देखेंगे, खासकर जो चेक बाउंस के केस होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में होते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत बार केस जो एक्यूज होते हैं वो एब्सकॉन्डिंग होते हैं, मिलते ही नहीं हैं। तो वहाँ पर एविडेंस करवाकर जो जजेस क्या करते हैं, एविडेंस करवा देते हैं 299 में जो भी एविडेंस है उसके अगेंस्ट, और उसके बाद फाइल को क्लोज कर देते हैं और जो भी एक्यूज है उसको पीओ डिक्लेयर करने की प्रोसीडिंग आगे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एविडेंस भी रिकॉर्ड हो गया और आगे पीओ की प्रोसीडिंग्स भी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये 299 हो गया हमारा। इसके बाद है 317। ये क्या बोलता है, प्रोविजन फॉर इंक्वायरीज एंड ट्रायल बीइंग हेल्ड इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड इन सर्टन केसेस। तो अगेन इंक्वायरी और ट्रायल की बात कर रहा है और एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड है यहाँ पर भी। At any stage of an inquiry or trial under this code, if the judge or magistrate is satisfied for the reasons to be recorded that the personal attendance of the accused before the court is not necessary, कहता है कि अगर पर्सनल अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है और दैट द एक्यूज्ड persistently disturbs the proceeding in the court, अगर वो डिस्टर्ब कर रहा है जो एक्यूज्ड है, तो जज जो है वो अगर वो मजिस्ट्रेट प्लीडर के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है तो उसकी अटेंडेंस को माफ़ कर सकता है और उस इंक्वायरी के साथ प्रोसीड कर सकता है ट्रायल में। ठीक है, उसकी एब्सेंस में भी, एंड एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग डायरेक्ट द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ सच एक्यूज्ड। मतलब अगर एक्यूज जो है ट्रायल को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, और उसकी पर्सनल हाजिरी की ज़रूरत नहीं है, तो कोर्ट क्या कहेगा कि आप बताओ, आप अपने प्लीडर को भेजते रहो और आपका ट्रायल जो है हम कंडक्ट करते रहेंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी कि जो भी उसके अगेंस्ट एविडेंस आया है या उसका एविडेंस हो रहा है तो कहीं पर वो ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। मतलब उसकी एब्सेंस में भी एविडेंस जो है लिया जा सकता है। तो यही हमारा पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज। तो ये सेक्शंस हैं जहां पर हम एविडेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज 231। अब ये जो दो सेक्शंस हैं 231 और 242 में अभी बात करूंगा, ये नेक्स्ट होगा। 231 है सेशन ट्रायल में। सेशन ट्रायल में अगर एविडेंस की बात करें प्रोसिक्यूशन की, तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि अगर कोई ट्रायल चल रहा है तो वहाँ पर एक्यूज्ड की प्रेजेंस ज़रूरी है, फिजिकल प्रेजेंस। तो यहाँ पर भी क्या बोला है कि एविडेंस, जब भी प्रोसिक्यूशन का एविडेंस होता है तो ऑन द डेट सो फिक्स द जज शैल प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंस एंड as may be produced in support of the prosecution. The judge may in its discretion permit the cross examination of any witness to be deferred until any other witness or witnesses have been examined or recall any witness for further cross examination। मतलब क्या है कि सेशन ट्रायल में भी जब प्रोसिक्यूशन का एविडेंस होगा तो कहीं पर ये नहीं लिखा कि एक्यूज्ड की प्रेजेंस होना वहाँ पर कंपलसरी है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि कहीं पर भी एक्यूज्ड की पर्सनल प्रेजेंस की बात नहीं की गई है, ना तो ये सेशन ट्रायल है। 231 आपको पता है सेशन ट्रायल की बात करता है और 242 में मजिस्ट्रेट ट्रायल की बात होती है। तो मजिस्ट्रेट के यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि एक्यूज्ड की पर्सनल प्रेजेंस में ही एविडेंस लिया जाना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि अगर वो एब्सेंट भी है तो भी एविडेंस लिया जा सकता है। इससे पहले जितने भी हमने प्रोविजन पढ़े वहाँ पर साफ तौर पे बोला है, और यहाँ 231 और 242 में बताने का मतलब यही है कि पर्सनल प्रेजेंस इज़ नॉट मैंडेटरी, राइट। तो ये हो गया हमारा अभी तक का कि जो हमने पहले पढ़ा था, पहला क्वेश्चन था जो हमारा, हम दोबारा जाते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज। कि अगर वो एब्सेंट भी है
तो भी एविडेंस जो है उसका चलता रहेगा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन, वेदर द एविडेंस एड्यूस्ड इन ट्रायल ऑफ को एक्यूज्ड कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड ऑफ सेम केस। अगर सेम केस में कोई एक्यूज एब्सकॉन्डिंग है तो उसमें जो को एक्यूज्ड है उसका एविडेंस जो है क्या उस एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड के अगेंस्ट लिया जा सकता है, तो उसकी बात कर रहे हैं आप। ठीक है, तो बाकी सेक्शन तो हमने पढ़ ही लिए। इसके लिए स्पेसिफिक देखिए, अब हमारा सेक्शन है 315 ऑफ CRPC। ठीक है, ये क्या बोलता है, एक्यूज्ड पर्सन टू बी कॉम्पिटेंट विटनेस। तो जो भी एक्यूज्ड है पर्सन वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस फॉर द डिफेंस and may give evidence on oath in disproof of charges made against him or any person charged together with him at the same trial। तो जो भी को एक्यूज है इसका मतलब वो दूसरे पर्सन के अगेंस्ट जो भी एविडेंस आया है उसको डिसप्रूफ में अपना एविडेंस दे सकता है, वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। तो को एक्यूज इज़ अ कॉम्पिटेंट विटनेस, वो अपना एविडेंस वहाँ पर दे सकता है जो भी उसका दूसरा को एक्यूज है, चाहे वो एब्सकॉन्डिंग भी है। ठीक है, बाकी कंडीशंस जो है जो आपको प्रीलिम्स में पूछी जाती है कि हाँ उसकी रिक्वेस्ट होनी चाहिए, राइटिंग में होनी चाहिए। ठीक है, और अगर वो नहीं भी देता है एविडेंस तो कोई प्रिजम्पशन नहीं होगी कि हाँ उसके अगेंस्ट कोई प्रिजम्पशन नहीं ली जाएगी। तो ये तो 315 में नॉर्मल चीज़ें हो गई। नेक्स्ट इज एविडेंस एक्ट की अगर हम बात करें सेक्शन 30 क्या बोलता है, कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस when more persons than one are being tried jointly। कहता है अगर एक से ज़्यादा का ट्रायल चल रहा है jointly for the same offense and a confession made by one such person affecting himself and some other of such person is proved। अगर confession जो है एक ने कर दी जो उसको भी अफेक्ट कर सकती है और बाकियों को भी कर सकती है और वो कन्फेशन प्रूव हो जाती है, तो कोर्ट जो है मे टेक इनटू कंसिडरेशन सच कन्फेशन एज अगेंस्ट सच अदर पर्सन एज वेल एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक सच कन्फेशन। तो एविडेंस एक्ट सेक्शन 30 बोलता है कि अगर वो कन्फेशन उसने किया है तो उसके अगेंस्ट भी उसको माना जा सकता है अगर वो प्रूव हो जाती है। तो जिनके भी और के अगेंस्ट वो कन्फेशन हुई है उनके अगेंस्ट भी कोर्ट जो है उस कन्फेशन को कंसिडर कर सकता है। तो सेक्शन 30 में जो को एक्यूज है, अगर एक एक्यूज जो है एब्सकॉन्डिंग भी है तो दूसरा को एक्यूज जो है एविडेंस अपना दे सकता है कन्फेशन की फॉर्म में, और अगर वो प्रूव हो जाती है तो उसको माना भी जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज सेक्शन 133 ऑफ एविडेंस एक्ट, accomplice। An accomplice shall be a competent witness against an accused person and a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice। तो accomplice जो साथ देता है क्राइम में उसको भी competent witness माना जाएगा। तो अगर एक पर्सन पकड़ा गया, दूसरा एब्सकॉन्डिंग है और वो कहे कि हाँ जी मैंने इसका साथ दिया था, तो उसका एविडेंस उसके अगेंस्ट माना जा सकता है और उसकी कन्विक्शन भी हो सकती है। और वो कन्विक्शन कहता है इलीगल नहीं होगी, अगर कोई और कोरोबोरेशन नहीं भी मिली तो भी वो लीगल मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कन्विक्शन इलीगल हो गई क्योंकि अनकोरोबोरेटेड थी, नहीं, इलीगल होगी चाहे वो कोरोबोरेट हो या ना हो तो भी वो लीगल मानी जाएगी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है 133 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, राइट। तो ये हमारे जो सेक्शन से कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर्स में उनको भी आप देखो, फॉर्मुलेट करो, स्ट्रक्चर बनाइए, जैसे हमारे दूसरे वीडियोस हैं जहाँ पर हमने आंसर राइटिंग स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की बात की है, CRPC भी और बाकी एक्ट्स के लिए भी, उनके साथ मिलाकर आप सारे आंसर्स बनाइए, राइट। थैंक यू।